नमस्कार बच्चों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस इन 3D में। आई होप आपको इस एलिमिनेशन सीरीज में बड़ा मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि पहले सेशन में हमने इवन एलिमिनेशन के बारे में समझा और इससे पिछले सेशन में हमने E2 एलिमिनेशन के बारे में समझ रखा था। तो आज हम यही सिलसिला जारी रखेंगे और इवन CB एलिमिनेशन समझेंगे, जो कि हमारा आखिरी टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन है जो हमें समझना है। ठीक है, तो देखते हैं ये E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। अच्छा, तो ये CB क्या होता है? ये CB मतलब कॉन्जुगेट बेस। तो ये कॉन्जुगेट बेस कैसे बन रहा है, क्या है ये कॉन्जुगेट बेस आखिरकार इस रिएक्शन में, समझते हैं और ये देखेंगे कि कैसे ये E1 CB एलिमिनेशन जो है ये बाकी एलिमिनेशन रिएक्शन से कैसे ये डिफरेंट है। चलिए शुरू करते हैं। देखो, अभी तक हमने क्या देखा था कि हमने ये देखा हमें एल्काइल हैलाइड की बड़ी ज़रूरत है अगर हमें एलिमिनेशन रिएक्शन करानी हो, तो एल्काइल हैलाइड तो चाहिए। तो यहाँ पे हमने 2-फ्लोरोब्यूटेन ले रखा है ना। तो ये फ्लोरीन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड है ना। जो हमारे पास हेलोजन है यहाँ पे फ्लोरीन है। अच्छा, तो हमने फ्लोरीन क्यों लिया, चलो जी समझते हैं इस चीज़ को। और हमने क्या ले रखा है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है। देखो, आपको कुछ लगभग सिमिलर लग रहा होगा ये हमारा E2 एलिमिनेशन से। E2 एलिमिनेशन में भी हमने क्या ले रखा था, एक स्ट्रॉन्ग बेस ले रखा है और हमने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी ले रखा है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी हम स्ट्रॉन्ग बेस लेंगे, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, नॉट पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, विल टेक पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, और हमारे पास एक फ्लोरीन कंटेनिंग एल्काइल हैलाइड होगा। अच्छा, हमने फ्लोरीन क्यों लिया? देखो, ये रिएक्शन अगर हमें E1 CB एलिमिनेशन रिएक्शन देखना है तो हमें क्या चाहिए, हमें एक ऐसा लिविंग ग्रुप चाहिए जो वेरी बैड लिविंग ग्रुप हो, मतलब जो ऐसा लिविंग ग्रुप जो लीव नहीं करना चाहता हो, है ना। तो फ्लोरीन क्या है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, ये डॉन है ना पीरियोडिक टेबल का। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये निकलने की कोशिश नहीं करेगा, ये जितना जल्दी इतने आसानी से ये हार नहीं मानेगा, निकलेगा नहीं। ठीक है, बेशक यहाँ पे क्या है, हमारे पास पोलराइजेशन है ना, यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, बट स्टिल यहाँ पे पोलराइजेशन यहाँ पे होने के बावजूद, हमारे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होने के बावजूद हमारे पास क्या होगा, ये इतने आसानी से बाकी लिविंग ग्रुप के कंपैरिजन में इतने आसानी से लीव नहीं करेगा। तो हमें E1 CB में ये चीज़ समझनी है कि हम ऐसा लिविंग ग्रुप लेंगे जो कि क्या है, हमारा वीक लिविंग ग्रुप हो, यानी बैड लिविंग ग्रुप हो, इतना अच्छा लिविंग ग्रुप ना हो। क्यों ऐसे? क्योंकि हमारे पास जब वीक लिविंग ग्रुप होगा तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करने की कोशिश करेगा, राइट। वीक लिविंग ग्रुप है मतलब वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इतना जल्दी निकलेगा नहीं, तो वो अपने और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की कोशिश करेगा। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस का क्या काम है, स्ट्रॉन्ग बेस का ये काम है कि वो प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करे। अब दो पॉसिबिलिटी है, दो जगह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट हो सकती है, एक यहाँ पे हो सकती है और एक यहाँ पे भी हो सकती है ना। दो पॉसिबिलिटी है, बीटा कार्बन, दो बीटा कार्बन है हमारे पास जहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन अवेलेबल है और निकल सकता है। ठीक है, तो देखते हैं एक एक पॉसिबिलिटी को क्या होता है। सही है, तो पहला जब ये हमारा यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो वो मतलब एक प्रोडक्ट बनाएगा। सही है, एक स्टेट के पास पहुंच गया। अब ऐसे ही अगर ये KOH जो है दूसरे जगह से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो दूसरा टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाएगा। अब देखते हैं कि क्या क्या बना है यहाँ पे। देखो, जब ये हमारा KOH जो है स्ट्रॉन्ग बेस जो है, अगर यहाँ से प्राइमरी कार्बन से एब्स्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, हमारे पास हाइड्रोजन निकाल लिया, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन निकाल रहा है, निकाल लिया तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन आयन बना देगा, प्राइमरी कार्बन आयन बना है, प्राइमरी कार्बन आयन। और ये जो चीज है, अच्छा मैंने ये बोला था कि हमारे पास वीक लिविंग ग्रुप होना चाहिए। अब यहाँ पे वीक लिविंग ग्रुप का बहुत बड़ा काम है। देखो, अब यहाँ पे जो है नेगेटिव चार्ज जो है वो स्टेबल नहीं है, तो ये वीक लिविंग ग्रुप क्या करेगा, जैसे कि मैंने बोला, ये अपने और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के वजह से, जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा है, वो स्टेबल हो रहा है। और दूसरी बात,
ये जो हमारा प्राइमरी कार्बन आयन जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू सेकेंडरी कार्बन आयन एंड टर्शरी कार्बन आयन, राइट। ये चीज तो आप सबको पता होगी। तो इस वजह से ये वाला जो हमारा इंटरमीडिएट बन रहा है यहां पे वो ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। अब दूसरा इंटरमीडिएट देखते हैं, जब यहां से निकाल रहा हो, यहां पे देखो, अब ये क्या हमारा KOH जो है वो अटैक कर रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। यहां पे हमारे पास KOH है, वो हमारा अटैक कर रहा है इस वाले कार्बन को, सेकेंडरी कार्बन को, ठीक है। उसने अटैक किया और उसने यहां से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया और हमारे पास क्या बन रहा है, यहां पे सेकेंडरी कार्बन आयन बन रहा है। अब सेकेंडरी कार्बन आयन क्या है, प्राइमरी से तो कम स्टेबल है। तो यहां पे आप एनर्जी डायग्राम में भी यहां पे देख सकते हो, ठीक है। यहां पे हमारे पास जो डायग्राम है, देखो हमारे पास जो प्राइमरी बना है, ये हमारा प्राइमरी बना है, ये हमारा प्राइमरी कार्बन आयन बना है जो कि कम एनर्जी में है, उसकी कम एनर्जी है, क्योंकि प्राइमरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, प्राइमरी कार्बन आयन ज्यादा स्टेबल होता है और हमारा जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। बट सेकेंडरी कार्बन आयन में यहां पे आप देख सकते हो मिथाइल ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को देता है इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, प्लस आई इफेक्ट के थ्रू ये मिथाइल ग्रुप भी दे रहा है और यहां पे खींच भी रहा है। तो कंपैरेटिवली हमारा जो है प्राइमरी के कंपैरेटिवली सेकेंडरी में जो है एनर्जी ज्यादा है, कम स्टेबल है, तो इसलिए उसकी एनर्जी जो इंटरमीडिएट जो बन रही है उसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया कि तो हमारे पास दो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं, एक प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, और जिनमें से प्राइमरी जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब ये देखो कॉन्जुगेट बेस यही होता है, यहाँ पे कॉन्जुगेट बन रहा है ना, कॉन्जुगेट बेस बन रहा है क्योंकि ये मतलब अपना हाइड्रोजन दे के ये कॉन्जुगेट बेस बना रहा है, ठीक है। तो इसी को कॉन्जुगेट बेस इसलिए कहते हैं E1CB, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस मैकेनिज्म। अब ये हमारा पहले स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बन आयन बन रहा है। कहीं पे भी E1 एलिमिनेशन में कहीं पे भी कार्बन आयन नहीं बन रहा था। E1 एलिमिनेशन में क्या बन रहा था, हमारा कार्बोकेटायन बन रहा था। दूसरे स्टेट में हमारा ट्रांजिशन स्टेट था, वो तो वन स्टेप प्रोसेस थी, है ना, तो उसमें तो कोई बन ही नहीं रहा था इंटरमीडिएट। बट हमारे पास E1CB में एक कार्बन आयन बनता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस लिविंग ग्रुप एंड ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो इतना सबको समझ में आ गया। अब देखते हैं सेकेंड स्टेप में क्या होता है। हमारे पास क्या बना था, यहां पे कार्बन आयन बन गया। अब मैंने जैसे कि बोला यहां पे कार्बन आयन बन गया और एक यहां पे कार्बन आयन बन गया, सही है। अब क्या होगा कि हमारा जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है ऑब्वियसली वो क्या करने की कोशिश करेगा, यहां पे पोलराइजेशन हो रखी है ना, राइट। वो क्या करेगा, क्योंकि ये पोलर सॉल्वेंट है, वो मतलब इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने की कोशिश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा ये लिविंग ग्रुप को सॉल्वेट कर लेंगे, ठीक है। तो सेकेंड स्टेप में यही होना है। तो दोनों जगह पे जो कार्बन आयन बना हुआ है, तो क्या होगा, जो भी लिविंग ग्रुप है दोनों केसेस में लिविंग ग्रुप निकल जाएगा बाहर और हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास एक एल्कीन बनेगा। देखो चलिए इस चीज को देखते हैं। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे तो ये सॉल्वेट हो गया, ठीक है। यहां पे हमारे पास सेकेंडरी वो बन रहा था ना, सेकेंडरी क्या है हमारे पास बन रहा था, सेकेंडरी कार्बन आयन, ठीक है। तो अब क्या कर रहेगा, ये जो भी सॉल्वेंट है, पोलर सॉल्वेंट है, इसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे फ्लोरीन को निकाल रहे हैं, देख सकते हो, और हमारे पास क्या बन रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है ना। तो ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। ये जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड है। अच्छा दूसरे केस में जो डबल बॉन्ड बन रहा है ना, तो ये जो है हमारा, जहां सेकेंडरी कार्बन आयन से जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बन रहा है। बट वही हमारा जो प्राइमरी कार्बन आयन से जो बनेगा प्रोडक्ट वो लेस सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। यहां पे आप देख सकते हो, दोबारा रिप्ले करते हैं, क्या होगा, यहां पे जो फ्लोरीन है हमारा उसको सॉल्वेट करने की कोशिश करेंगे, कौन से, हमारे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। धीरे धीरे से सॉल्वेट किया, हमारा क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया इस तरीके से, देखा आपने, ये हमारा डबल बॉन्ड बन गया है।
जस्ट गिव अ सेकेंड। हाँ, तो ये देखा, दोबारा रिप्ले करते हैं। हमारा यहाँ पे डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ से हमारा फ्लोरीन निकल रहा है। देखो ध्यान से देखो, हमारा फ्लोरीन यहाँ से निकल गया और डबल बॉन्ड हमारा यहाँ बन गया। तो इस तरीके से बन रहा है। बट ये जो डबल बॉन्ड हमारा बन रहा है, ये जो प्रोडक्ट हमारे पास निकला है वो क्या है, वो लेस सब्स्टिट्यूटेड है। बट आप एक बात बताओ, ये हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड है, प्राइमरी से जो बना है वो लेस है, ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है जो हमारा सेकेंडरी से बना है। जनरली हमने इवन एलिमिनेशन में देखा था, सेट-ज़ेफ रूल के अकॉर्डिंग मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। बट यहां पे लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि हमारा प्राइमरी, पहले केस में क्या था, हमारे कार्बोकेटायन बन रहा था एज एन इंटरमीडिएट, बट यहां पे एज एन इंटरमीडिएट हमारे पास कार्बेनियन बन रहा है ना। तो कार्बेनियन, प्राइमरी कार्बेनियन, क्योंकि प्राइमरी कार्बेनियन स्टेबल है तो इसीलिए हमारा लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो होगा वो एज अ मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, इसी को हम हॉफमैन प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया। एक बार देख लेते हैं ग्राफ के थ्रू कि रिएक्शन में क्या क्या हुआ है ना। तो पहले स्टेप में क्या हुआ था, हमारे पास क्या था, 2-फ्लोरो-ब्यूटेन था हमारे पास, है ना। 2-फ्लोरो-ब्यूटेन था और वो क्या हो रहा है, वो मतलब 2-फ्लोरो-ब्यूटेन जो है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस के प्रेजेंस में 2 इंटरमीडिएट बनाएगा, एक सेकेंडरी एक प्राइमरी। प्राइमरी ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि कार्बोनियन इंटरमीडिएट बन रहा है। सही है। अब प्राइमरी एक प्रोडक्ट बनाएगा और सेकेंडरी एक प्रोडक्ट बनाएगा। सेकेंडरी जो है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड बनाएगा बट वो लेस स्टेबल होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा है क्योंकि हमारा जो इंटरमीडिएट जो बना है वो कम स्टेबल है, इसलिए जो मोर सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बना है वो लेस स्टेबल होगा। सिमिलरली यहां पे आप देख सकते हो हमारा जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, उसकी एनर्जी कम है ना, वो ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जो हमारा इंटरमीडिएट जो बना है वो प्राइमरी कार्बोनियन है। तो ये ओवरऑल इक्वेशन हमारी है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया है कि E1CB एलिमिनेशन कैसे प्रोसीड होती है, किन किन कंडीशंस में ये पॉसिबल है और क्या है इसके पीछे लॉजिक, इसके होने के पीछे लॉजिक हमने रिएक्शन मैकेनिज्म में समझा। हाँ, ये भी E1 एलिमिनेशन की तरह इट इज अ 2-स्टेप प्रोसेस, है ना। तो जाहिर सी बात है, हम सबको पता है यहाँ पे 2 स्टेप है। पहला स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनियन, और दूसरा स्टेप क्या है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। तो ये जो 2 स्टेप तो सबको पता ही है ना। तो अच्छा, अब अभी तक जो समझाया मैंने आपको E1 और E2 एलिमिनेशन में, उस बेसिस पे बताओ कि इन दोनों में से कौन सा होगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। आराम से इस ग्राफ की मदद लेके इस चीज को बता सकते हो। देखो यहां पे आप देख सकते हो हमारे पास पहले स्टेप में क्या बन रहा है, एल्काइल हैलाइड से कार्बोनियन बन रहा है और इसके लिए एनर्जी जो है कम लग रही है। वही अगर दूसरे स्टेप को देखोगे, यहां पे हमारे पास कार्बोनियन से एल्कीन बन रहा है ना, उसके लिए यहां पे एनर्जी कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा लग रही है। क्यों ऐसे लग रही है, आप यहां पे देख सकते हो। यहां पे एक जिद्दी किस्म का आदमी बैठा हुआ है। कौन है वो ये है फ्लोरीन। ठीक है, निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब भाई निकलेगा नहीं तो मेहनत ज्यादा लगेगी ना उसको निकालने के लिए, तो इस वजह से यहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगी, मेहनत ज्यादा लगेगी, मतलब आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये जो स्टेप है स्लोएस्ट स्टेप है ना, जिद्दी किस्म के आदमी को मनाने के लिए टाइम लगता है ना, तो ये स्लोएस्ट स्टेप है। तो इसीलिए फॉर्मेशन ऑफ हमारा जो एल्कीन जो है या कार्बोनियन नहीं, लीविंग ग्रुप का निकलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहेंगे, स्लोएस्ट स्टेप। ठीक है, तो आई होप आपको बड़े मजेदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ये पूरी सीरीज में हमने बड़े अच्छे से कवर किया 3D विजुअल्स के थ्रू, E1 एलिमिनेशन मैकेनिज्म, E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म एंड E1CB एलिमिनेशन। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक करिए वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपको ऐसे ही मजेदार सीरीज और टॉपिक्स पे चाहिए तो चैनल को फॉलो करो। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।